नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विषय है शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान आयुर्वेदिक संहिताओं से लेकर रस शास्त्र के बड़े-बड़े ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। शिलाजीत क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, क्या इसके गुण होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध शिलाजीत के बीच में अंतर कैसे पहचानें, शिलाजीत को किन-किन बीमारियों में सेवन किया जा सकता है, क्या शिलाजीत सिर्फ जेंट्स या नवयुवकों के लिए ही है, क्या इसके अतिरिक्त अन्य जनरेशन या अन्य सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए शिलाजीत का सेवन नहीं किया जा सकता। इन्हीं विषयों पर आज की चर्चा का विषय रखा गया है। आखिर शिलाजीत क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। बड़े बड़े चट्टानों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर जो पहाड़ पे स्थित होते हैं, उनके मध्य में बहुत बार प्लांट किंगडम या पौधे इत्यादि और मिनरल्स जब ज्येष्ठ और बैसाख की तीव्र सूर्य की किरणें उन पत्थरों पर पड़ती है तो वो तप जाते हैं। तपने के बाद उससे मिनरल्स का या खनिजों का, प्लांट किंगडम का कंबाइंड एक सॉल्यूशन निकलता है और वो सॉल्यूशन उन पर पानी की तरह पत्थरों की चट्टान पर बहता है और सूख जाता है। उसे ही खरोच कर निकाला जाता है। ये अशुद्ध शिलाजीत है। भारतवर्ष में वर्तमान समय में नेपाल से शिलाजीत की प्रचुर मात्रा आयात की जाती है। इसके अतिरिक्त प्राचीनतम काल में गिलगिट की, बलूचिस्तान की और नेपाल की मुख्य अफगानिस्तान की पहाड़ियां इसका स्रोत हुआ करती थी। वर्तमान में आपने देखा होगा बाजार में कुछ लोग शुद्ध शिलाजीत करके बेचते हैं। शिलाजीत के महर्षि चरक ने दूसरी सदी में, सुश्रुत ने और चरक ने कंबाइंड रूप से शिलाजीत के 4 और प्रमुख 6 भेद कहे गए, जिसको डिवीजन किया गया है स्वर्ण शिलाजीत, रजत शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत और लोह शिलाजीत। उत्तरोत्तर क्रम में ये इनकी गुणांतर, इनकी गुणों में वृद्धि होती है। यानी कि स्वर्ण शिलाजीत से अच्छा रजत शिलाजीत, रजत शिलाजीत से अच्छा ताम्र शिलाजीत और ताम्र से लोह शिलाजीत अच्छा होता है। शिलाजीत नाग और वंग भेद भी आचार्य सुश्रुत ने बताए। आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। विश्व समुदाय ने आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी की उपाधि से सुशोभित किया है। खैर, शिलाजीत पे बात हो रही है। शिलाजीत देखने में तारकोल जैसा होता है, लेकिन ये शुद्ध शिलाजीत चमकदार होता है। जब हम इसको गर्मी में या सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो ये मुलायम हो जाता है, जबकि हम फ्रिज में या ठंडे प्रदेश में जब रखते हैं, ठंडे माहौल में जब रखते हैं तो ये कठोर हो जाता है, जम जाता है और इसके क्रिस्टल निकलते हैं। मुलायम होने पर इसके तार निकलते हैं। शिलाजीत जब आप चखते हैं थोड़ा खट्टा महसूस होगा, थोड़ा कसेला महसूस होगा और थोड़ा तीखा महसूस होगा। कटु इसका विपाक होता है। ना ये ठंडी तासीर में काउंट होता है, ना ही इसकी उष्ण तासीर होती है, गर्म तासीर होती है। ये शिलाजीत के प्रमुख गुण थे। शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत, अशुद्ध शिलाजीत जो लाया जाता है चट्टानों से, उसमें मिट्टी, कंकर, रेत इत्यादि की सब और भी अन्यत्र मिलावटें होती हैं। ऐसी अवस्था में उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक शुद्ध शिलाजीत को ही बेचता है या शुद्ध शिलाजीत द्वारा ही पेशेंट का रोगों का निदान और चिकित्सा करता है। अशुद्ध को से शुद्ध शिलाजीत कैसे बनाते हैं, ये एक चिकित्सक का विषय है, ये आप लोगों का विषय नहीं है। अब अशुद्ध और शुद्ध शिलाजीत में अंतर करके पहचानेंगे कैसे, ये आपके लिए, क्योंकि मार्केट में क्या है, एक लोकल कंपनी से लेकर ब्रांडेड कंपनी तक और गांव के बाजार के गली मोहल्लों में विचरण करने वाले लोग शुद्ध शिलाजीत के नाम पर आपको मिलावटी शिलाजीत या अन्यत्र पदार्थ, कोई मिनरल पिच आपको दे रहे हैं और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, जबकि उसका असर नहीं आता क्योंकि वो शिलाजीत ही नहीं है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि शिलाजीत शुद्ध कैसा होता है, उसकी क्या पहचान होगी। मैंने कहा वो चखने में थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा और थोड़ा कसेला महसूस होगा, नंबर 1। नंबर 2, चमकदार होगा, गर्मी में रखने पर मुलायम होगा, उस पे फिंगरप्रिंट भी आप महसूस कर सकते हैं। और ज्यादा गर्मी होगी तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, गोंद जैसा हो जाएगा, लई जैसा हो जाएगा और ठंडे होने पर उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। नंबर 3, पानी में डालने पर वो तार के समान नीचे बैठता है, जैसा शेप होगा वैसे ही नीचे बैठ जाएगा। नंबर 4, जल में घुलनशील होता है, यानी आप चम्मच से घुलाएंगे तो पूरे जल में शिलाजीत घुल जाएगा। और प्रमुख इसकी जो शुद्ध शिलाजीत की पहचान होती है, निर्धूम ज्वाला, यानी कि अगर आप शुद्ध शिलाजीत को जलाना चाहें तो निर्धूम, बिना धुएं के ये जलता है।
ज्यादातर कोई बाई प्रोडक्ट राख वगैरह पीछे नहीं छोड़ता। तो अगर धुआं निकल रहा है उस पदार्थ को जलाने में तो निश्चित मान के चलिए कि वो शुद्ध शिलाजीत नहीं है। तो ऐसी चीज को ना खरीदें। शिलाजीत के बारे में, गुणों के बारे में बहुत कहा गया है। अमूमन देखते हैं या तो ज्यादातर चिकित्सक, रोगी या सामान्य जनता इसको सेक्स टॉनिक के रूप में लेती है। वृक्ष और बाजीकरण इसकी प्रॉपर्टी जरूर है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। मैंने कहा स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह शिलाजीत जो होता है उसमें लौह शिलाजीत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये तीनों दोषों को समन करता है, वात, पित्त और कफ को। इसके साथ साथ इसमें रसायन प्रॉपर्टी होती है। रसायन आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है। रसायन उन औषधीय द्रव्यों को कहा जाता है जो हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातुओं से मिलकर शरीर बना रहता है। उन सातों धातुओं को पुष्टअप करता है। शिलाजीत हमारे देह को मजबूत करता है, लोहे के तरह सुदृढ़ करता है। हमारी मेधा यानी कि हमारी कैप्चरिंग पावर जो है, शब्दों को सुन के ग्रहण करने की, उसको जो है बढ़ाता है। हमारी स्मरण शक्ति को इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है, बूस्टअप करता है, ताकि हमारी मेमोरी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंक्रीज होती है। वृश्य बाजीकरण होता है। तो बाजीकरण और वृश्य वो औषधियां होती हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन से लेके इजेकुलेशन, सेक्स के दौरान, संभोग के दौरान जब वीर्यपात होता है, उसके बीच में जितनी भी क्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं, फिजियोलॉजी है जो हमारे शरीर के अंदर घटित होती है, या एनाटोमिकली है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, ऑर्गेनिक है, टिश्यू है, स्क्रोटम हुआ, एपिडेडाइमिस हुआ, पेनिस हुआ, इत्यादि जितनी भी चीजें हैं पिट्यूटरी ग्लैंड खुद में स्वयं में, उन सभी को मिला के शुक्र धातु बनती है। तो ये शुक्र धातु को भी प्रमोट करता है। जिन लोगों को संतान नहीं होती, स्पर्म मोटिबिलिटी कम रहती है, स्पर्म की क्वालिटी कम रहती है, ऐसे लोगों को निरंतर शिलाजीत सेवन करना चाहिए। अब शिलाजीत के कुछ सामान्य प्रयोग हैं। जैसे शिलाजीत रस धातु को प्रमोट करता है, तो आपके अंदर जो सीरम है, प्लाज्मा है, उसको इंक्रीज करेगा। और इसके अंतर्गत जो डब्ल्यूबीसी है उनको बढ़ाता है, लिम्फोसाइट्स है उनको बढ़ाता है। तो ऐसी अवस्था में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता और व्याधि क्षमत्व में बहुत विशेष वृद्धि के कारण बनता है। रस के बाद आती है रक्त धातु। आप अगर एनीमिक है, आपके अंदर आरबीसी काउंट कम है, हीमोग्लोबिन काउंट कम है, तो इसके अंदर के जो मिनरल्स है, इसके अंदर के जो खनिज है, वो उन चीजों को बढ़ाता है। इस तरह आप एनीमिक है, अगर हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम जा रहा है, तो निरंतर शिलाजीत का सेवन करने से आप एनीमिक होने से बच सकते हैं। पांडु रोग में विशेषकर लाभदायक है। इसके बाद मांस धातु को पुष्ट करता है। मांस धातु को आयुर्वेद में मसल्स से इंगित किया जा सकता है। तो जो जिम जाते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो पुलिस विभाग में है, या जिनका फिजिकल वर्क है, जो आर्मी विभाग में है, अन्य सुरक्षा दल में है, उनको अच्छे मसल्स चाहिए होते हैं, अच्छी ताकत चाहिए होती है, तो उनको निरंतर शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। इसके बाद आता है मेद। अगर आपकी जो संतान है या आपका खुद का शरीर सूखा है, भरा भरा नहीं है, चाहे लेडीज, इसमें लड़कियां जो है ज्यादा परेशान रहती हैं, उनके इल डेवलप्ड ब्रेस्ट रहते हैं, स्तनों का आकार बहुत छोटा है, नितंबों का वंश का आकार बहुत छोटा है, तो ऐसे में मेद धातु की पुष्टि करता है। और मेद धातु की पुष्टि करने के कारण उनका शरीर खुल भरा हुआ रहता है। सौंदर्य और आकर्षक का जो मापन सोसाइटी में आज की डेट में है, उन मापन को फैक्टर्स को पूरा करता है। तो शिलाजीत उन लोगों के लिए जिनका बदन सूखा सूखा हो, चाहे वो लड़की हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, उनके लिए शिलाजीत बहुत ज्यादा लाभदायक है। मेद के बाद आती है अस्थि धातु। हमारी धातु बोन, चाहे वो शॉर्ट बोन हो, चाहे वो लॉन्ग बोन हो, मेनोपॉज में तो ऑस्टियोपोरोसिस प्रारंभ हो जाती है। 40 के बाद हमारी जो बोन है, बोन टिश्यू है, वो डिके होना शुरू हो जाता है, घटने लगता है, कैल्शियम वहां से निचुड़ने लगता है, हड्डियां खोखली हो जाती है। अगर आपको प्लास्टर चढ़ा हुआ हो, हड्डियों को जोड़ना हो, हड्डी टूट चुकी हो, तो ऐसी अवस्था में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को भी प्रमोट करता है शिलाजीत। तो अस्थि धातु को प्रमोट करने के लिए अस्थि से संबंधित जितने रोग हैं उनमें बहुत ज्यादा लाभदायक है। यहाँ तक कि स्पाइनल जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता है, जिसमें कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी के बीच का पैड कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। इसके बाद आता है मज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो आप जानते ही हैं, हमारे बी लिम्फोसाइट्स उससे बनती हैं, हमारी प्लेटलेट्स उनसे बनती है। तो ऐसी अवस्था में बोन मैरो की ग्रोथ जो होती है उसको प्रमोट करता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिन लोगों को होता है, उन लोगों को भी शिलाजीत का सेवन निरंतर करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त महर्षि चरक ने तो यहाँ तक भी कहा गया है, कोई भी साध्य रोग उसे कहते हैं जो जल्दी सही हो जाता है या जिसकी जल्द सही होने की संभावना रहती है, उन्हें साध्य रोग कहते हैं। धरती पे ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिसको शिलाजीत से जीता ना जा सके, से जिसका चिकित्सा ना किया जा सके, उचित योग के साथ उचित समय पर डायग्नोसिस होने के बाद दीर्घायु प्राप्त होती है, क्योंकि ऑलरेडी शिलाजीत रसायन है, सातों धातुओं को बूस्टअप करता है, तो इस तरह हमारी एजिंग फैक्टर को कम करता है और हमारी आयु को बढ़ाता है। लंबा जीना चाहते हैं तो शिलाजीत का निरंतर सेवन करें। इसके साथ साथ शिलाजीत हमारे शरीर को लोह सरदस दृढ़ करता है, लोहे के समान मजबूत कर देता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने वालों को, फिजिकल रिक्वायरमेंट जिनकी जॉब हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, सुरक्षा बल हो, आर्मी वाले हो या जिम जाने वाले लोग हो, ऐसे लोगों को निरंतर शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। अब आता है शिलाजीत का डोज क्या है। यह डिपेंड करता है आपके चिकित्सक, आपकी प्रकृति, आपकी नीड, आपके रोग की प्रकृति। लेकिन अमूमन महर्षि चरक ने, जब हमारा शरीर का परिणाम 84 से 120 अंगुल हमारे शरीर हुआ करता था, तो ऐसी अवस्था के हिसाब से इनकी 3 प्रकार की डोज बनाई। वो डोज थी 1 कर्स, 2 कर्स, 1 पल, यानी कि 12 ग्राम, 24 ग्राम, 48 ग्राम लिया जा सकता है शिलाजीत। 1 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए और 7 हफ्ते के लिए। ये ड्यूरेशन 7 हफ्तों से ज्यादा शिलाजीत लगातार ना लें, बीच में गैप दें। इसके साथ साथ लेकिन वर्तमान समय में हमारे शरीर का परिणाम जो है, हमारे शरीर की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो निरंतर घटी है। तो ऐसी अवस्था में हमारी औषधि लेने की डोज भी कम हो गई है। आज के समय में रोगी की प्रकृति के अनुसार, रोगी के रोग के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार अमूमन 1 से 8 रत्ती तक, यानी कि 125 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक इसकी डोज एडजस्ट की जा सकती है। अब आता है अब आता है इसको किसके साथ लेना चाहिए। दूध, जब आप शिलाजीत लें, दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का निरंतर सेवन करें। दूध इसके लिए पोटेंसी को बढ़ाता है। अगर आपके पास दूध नहीं है, सिरके के साथ ले सकते हैं या उष्ण जल के साथ ले सकते हैं। इसकी पोटेंसी को इंक्रीज करता है। खाली शिलाजीत कभी ना लें। जिन लोगों को डायबिटीज है, उन लोगों को शिलाजीत का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिलाजीत प्रमेह में, मधुमेह में बहुत अच्छी औषधि कही गई है। लेकिन जिन लोगों को पेशाब में जलन है, उनको भी शिलाजीत बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और बहुत तो ऐसे योग है जिनमें शिलाजीत ऑटोमेटिकली पड़ा रहता है। अगर बार बार आपको इन्फेक्शन होता है पेशाब का, तो आपको शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। इन्फेक्शन को भी रिमूव करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्योंकि ये रसायन है, तो हमारे ओज को भी बढ़ाता है। वो हमारा स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करता है, हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। तो जो लोग शिलाजीत का निरंतर सेवन करते हैं, उनके चेहरे पे ग्लो देखेंगे, उनका शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा। मैंने कहा शिलाजीत के सेवन के समय दूध का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर आप डायबिटीज के लिए ले रहे हैं, तो शिलाजीत को गर्म जल से लीजिए, क्योंकि डायबिटीज में, प्रमेह में, मधुमेह में दूध और दूध से बने हुए पदार्थों को निषेध कहा गया है। तो ऐसी अवस्था में अगर वो उन चीजों का आप लेते हैं, तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली और राइज हो जाएगा। अब आता है शिलाजीत के सेवन के समय क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, शिलाजीत के सेवन के समय यह ध्यान रखना चाहिए, 3 चीजें छोड़ देनी चाहिए: विदाही अन्न, फास्ट फूड और स्पाइसी फूड, पैक्ड फूड। तो जितने भी ये 3 प्रकार के हैं, फास्ट फूड, स्प्रिंग रोल, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड, इसके अलावा छोले भटूरे, इस तरह के स्पाइसी फूड जितने भी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए। विदाही अन्न का त्याग करना चाहिए। कुल्थी का सेवन नहीं करना चाहिए। पहाड़ी लोगों में कुलथ की दाल बहुत फेमस है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये हमारी अस्मरी के लिए, हमारी किडनी की पथरी के लिए लाभदायक है। लेकिन जो ये पत्थर से उत्पन्न होता है, तो शिलाजीत को कुलथ के एंटी कहा गया है। तो कुल्थी का सेवन ना करें जब शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं। ये एक अवेयरनेस वीडियो है, जिससे शिलाजीत पर मैंने मैक्सिमम ज्ञान दिया है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, जब आप शिलाजीत का सेवन करें, उचित शिलाजीत को देखें, उचित मात्रा में लें, शुद्ध शिलाजीत लें। और यह तभी संभव है जब आप किसी आयुर्वेदाचार्य, किसी वैद्य के संपर्क में रहकर अपने रोग के अनुरूप चिकित्सा ले सकते हैं या शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार की चर्चाएं करता रहता हूं, ताकि आयुर्वेद को आपके समीप ले जा सकूं। आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, आपके स्वास्थ्य की उत्तम कामना करता हूं। अगर मेरी वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि महसूस हो, तो उसको इग्नोर कीजिए। ये सिर्फ अवेयरनेस वीडियो है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से कुछ लाभ आपको प्राप्त होता है, तो आप कृपया करके लाइक और कमेंट और शेयर करके या सब्सक्राइब करके मेरे को प्रोत्साहन दें। आपके परिवार का स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है। मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। आज की वीडियो जरूर देखें, पूरी देखें, अंत तक देखें। और निश्चय अंत होने के बाद अगर आपकी भी कोई क्वारी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हर संभव प्रयास किया जाएगा, आपकी क्वारी के अनुरूप आपको बताया जाएगा, उसका समाधान निकाला जाएगा।
धन्यवाद। मैं वैद्य साकेत कुमार। नमस्कार।